नमस्कार दोस्तों। आज की खबरों पे चर्चा कर लें अगर आपकी आज्ञा हो तो। सबसे प्रमुख खबर तो राजस्थान में आज यही है कि गिरिजा व्यास जी जो प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष थी, पूर्व केंद्रीय मंत्री थी, चित्तौड़ से सांसद रही, उदयपुर से विधायक रहीं, कांग्रेस की बड़ी नेता थी, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष थी, कांग्रेस का जो संदेश है अखबार कांग्रेस संदेश उसकी वो संपादक रहीं और वर्तमान में कांग्रेस विचार विभाग की अखिल भारतीय अध्यक्ष भी थी। पिछले कुछ दिनों से वो एक दुर्घटना में बर्न होने की वजह से अहमदाबाद में इलाज चल रहा था, वो हमारे बीच नहीं रही। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बड़ी भारी क्षति है और बहुत से नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ उनके निजी संबंध थे, उनके लिए भी एक निजी क्षति है। सचिन पायलट जी ने भी ट्वीट किया, उसमें बड़ी भारी मन से उन्होंने कहा है कि मेरे और मेरे परिवार के लिए एक निजी क्षति है। निश्चित रूप से वैचारिक रूप से वो एक बहुत बड़ी कांग्रेस की विचारधारा को पोषण करने वाली नेता थी। उनको हम सभी नेता कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बड़ी संख्या में आज कांग्रेस के नेता उदयपुर में उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं। इसके बाद कुछ खबरें हैं, एक एक करके मैं तफसील करूंगा शॉर्ट में। पंजाब ने भाखड़ा डैम के कंट्रोल रूम को अपने कब्जे में ले लिया है। वैसे तो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का जो कंट्रोल है वो केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन किस प्रकार से पंजाब ने उस पर कंट्रोल रूम को अपने कब्जे में ले लिया और हरियाणा का 5000 क्यूसेक पानी बंद कर दिया, ये बहुत चिंता की खबर है। हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें केंद्र सर्वोपरि है और राज्य अगर इस तरह राइपेरियन लॉ, नदियाँ अलग अलग राज्यों में से निकलती हैं, उनके हक का पानी अगर रोक लेते हैं तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। भारत सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना होगा और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें आती जाती रहती हैं। आज सिंधु नदी का पानी हम जैसे रोक रहे हैं तो ये तो कल को ये भारत एक है। नेहरू और पटेल ने इस देश का एकीकरण कर दिया। कल को पंजाब और हरियाणा खुदा न खास्ता अलग अलग राज्य की जगह अलग अलग देश होते, जैसे रियासतें थी, रजवाड़े थे, तो फिर ये पानी को लेकर के तो हम भारतवासी आपस में लड़ रहे होते। तो ये चिंता का विषय है, इस पर सबको मंथन करना चाहिए और पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को बिना विलंब बैठ कर के इस मामले को निपटाना चाहिए, बजाय इसके कि उत्तेजनात्मक भाषणबाजी आप करें। एक खबर भास्कर ने बड़ी इम्पोर्टेंट छापी है जाति जनगणना को लेकर के, चूँकि चर्चा हो गई है और तरह तरह की बातें चल रही हैं, तो भास्कर ने एक तरफ तो ये लिखा है कि करीब लाखों की संख्या में भारत में जातियां रही है। वहीं राजस्थान के 1931 की जनगणना का उल्लेख है, उसमें कहा है कि 173 प्रमुख जातियां 1931 के जनगणना में थी। उसमें 8-10 जातियां का प्रतिशत भी लिखा है। तो ठीक है, अब ये जाति जनगणना में, हाँ, इसके जुड़ी हुई चूँकि कांग्रेस की खबर है और कांग्रेस सोशल मीडिया ने पूरे दिन कल चला, आज भी चल रहा है, जिसमें राहुल गांधी जी के पोस्टर्स भी काफ़ी लगे। सचिन पायलट जी ने बड़ा प्रभावशाली बयान पीटीआई को दिया कि राहुल गांधी जी ने जो मांग की, जब उसको हमेशा बीजेपी की सरकार ने माना है, तो राहुल जी कभी भी बिना वजह, बिना ठोस बात के कोई बात उठाते नहीं हैं। और कांग्रेस के राजस्थान में भी लड्डू खाए गए आपस में, ये बहुत खुशी की बात है। इसके आगे जो राहुल जी ने मांग की है, वो मांग सभी कांग्रेसियों को नरेंद्र मोदी जी के सामने रखनी चाहिए और उस बात पे दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि ये कोई एक दिन में काम पूरा हो गया ऐसी बात नहीं है। और मैं साथ ही ये भी कह रहा हूँ कि ये जिस प्रकार से एक वातावरण बन रहा है कि ये सवर्ण जातियों को के मन में कोई भय की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, ऐसा एक अंदेशा भी प्रकट किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि किसी को भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हम भारतवासी सब एक हैं।
कोई अलग अलग जातियों में हम बटे हुए हैं, तो जाति व्यवस्था तो भारत की अब एक कड़वी या मीठी या खट्टी या फीकी जो सच्चाई आप माने वो सच्चाई बन चुकी है। इसके अंदर समय के साथ क्या बदलाव आएगा नहीं आएगा वो मैं नहीं कहता, लेकिन जो होनहार लोग हैं, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, उनके लिए समाज में कभी भी अवसरों की कमी कभी नहीं होगी। मैं तो सवर्ण जाति के लोगों को एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगा कि आप वर्षों तक आपको खूब अवसर मिले, आपने आपके बच्चों को भी उसका फ़ायदा मिला। आप अपने बच्चों को भी कहिए और ख़ुद भी बच्चों को भी कहिए कि वो अपने बच्चों को और आप भी अपने बच्चों को कहिए कि प्रतिभा विकसित करें और जो शिक्षा का स्तर है अपना उसको आगे से आगे बढ़ाएं। और समाज में एक सरकारी नौकरी ही नहीं है जिसके माध्यम से आप खुद का विकास और समाज का विकास कर सकते हैं, बल्कि व्यापार, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, बिजनेस और मनोरंजन, बहुत सारे क्षेत्र हैं, साहित्य, जिसके माध्यम से आप बहुत सारी सेवाएं समाज को दे सकते हैं। एक खबर है बांग्लादेश में आईएसआई के एजेंट जाके बैठ गए हैं और हमारे ईस्टर्न साइड से जो है वो षड्यंत्र रचने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ भारत की सरकार इसका संज्ञान ले रही होगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है और खबर देना अखबार का काम है और सचेत रहना सरकार का काम है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की हर महीने रिपोर्ट आती है। पिछले महीने शायद 2 लाख करोड़ के करीब जीएसटी हुआ था एकत्रित। इस बार उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, 2,37,000 करोड़ हुई है। अब ये मांग की वजह से हुई है या महंगाई की वजह से हुई है, इसका खुलासा तो इसमें महीने दर महीने आता नहीं है। तो एनुअल जीडीपी जब आती है तब पता चलता है कि महंगाई पूरे साल में कितनी रही और ग्रोथ कितनी हुई। तो ये इकोनॉमिस्ट्स होते हैं। देश की जनता को तो गरीबी कितनी कम हुई इससे मतलब है गरीबों को कितने अवसर मिले, कितने रोज़गार मिले, वो हम देख रहे हैं। कि मनरेगा में एक टोंक की कल मैं खबर देख रहा था, जनवरी से मनरेगा के मज़दूरों को लेबर का पैसा नहीं मिल रहा है। अब अगर ये केंद्र से आया हुआ पैसा राज्य सरकार रोके बैठी है या केंद्र से पैसा नहीं आया तो इतना जीएसटी जो कलेक्ट हो रहा है उसको फिर केंद्र सरकार कहाँ खपा रही है, ये चिंता का विषय है। एक खबर ये है कि हमलावर जो थे पहलगाम के वो दक्षिणी कश्मीर के जंगलों में ही छुपे हुए हैं। अगर ऐसी खबर अखबार के किसी पत्रकार के पास है तो निश्चित रूप से एनआईए के पास होगी, बीएसएफ और आर्मी के पास होगी, तो जल्दी से जल्दी उनको धरपकड़ होनी चाहिए, हो ही रही होगी। इस बारे में क्वेश्चन हमें नहीं उठाना चाहिए, पर खबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई क्वेश्चन किसी पे नहीं उठा रहा। मैं देशभक्त हूँ और देश के साथ हूँ। राजस्थान में किसान होने का फर्जी प्रमाण पत्र का एक गोरख धंधा चल रहा है 30 तहसीलों में, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप खेती की ज़मीन खरीदते हो तो आपके पास किसान होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इसके आधार पे यहाँ के लोग फर्जी किसान प्रमाण पत्र बनाकर महाराष्ट्र में ज़मीनें खरीद रहे हैं। ये भी आपको मालूम ही होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कॉरपोरेट, इवन फिल्म एक्टर्स वगैरह ज़मीनें खरीदते हैं। उससे क्या है कि वो चूँकि एग्रीकल्चर टैक्स है नहीं, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ किसानों का गोरख धंधा चलता है। अब ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देखना है। एक खबर बड़ी है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो हर 3-4 साल 5 साल में RUADP के माध्यम से पैसा काफ़ी देती है राजस्थान सरकार को कर्ज। अब ये जयपुर शहर और बड़े शहर और उनके जो क्लस्टर्स हैं, जैसे जयपुर में चाकसू है, चोमू है, दूदू है, बस्सी है, क्लस्टर टाउन्स के समग्र विकास के लिए 17-18 हज़ार करोड़ का ऋण ADB देगी। कल अखबार में फ़ोटो भी थी, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और नगरीय विकास मंत्री खर्रा जी और उनके साथ राजस्थान सरकार के बड़े अधिकारी और एशियन डेवलपमेंट की जो कंट्री डायरेक्टर है सबसे प्रमुख, वो वहाँ फ़ोटो थी।
लेट अस सी हाउ डज इट गो, देखते हैं आगे कैसे जाता है। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर पे पहले भी खबर थी, आज फिर खबर है, वो गुजरात में लेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ भाई गुजरात मॉडल यहाँ लागू करना है तो पहले ही घोषणा कर दो कि विधायकों की कोई पूछ नहीं होगी। पर विधायकों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप डिज़ायर सिस्टम छोड़िए, डिज़ायर से ट्रांसफर्स की बजाय आप परिणाम पे जाइए। एसडीएम, एक्सीएन, एडीएम, तहसीलदार, आप इसकी परवाह क्यों करते हैं? आप उन पे जांच रखिए, निगरानी रखिए, काम कैसा हो रहा है। जयपुर डेयरी ने दूध की दर फिर बढ़ाई है किसानों के लिए। जिन दुग्ध उत्पादकों से जो दूध खरीदती है जयपुर डेयरी, उसकी दर बढ़ाई है। दो कारण है, एक तो ये दिखाया है कि भी हम दुग्ध उत्पादकों को और फ़ायदा देना चाहते हैं। दूसरा, ऐसा भी अखबार में ही खबर है कि दुग्ध उत्पादक जो है वो जयपुर डेयरी को दूध कम दे रहे हैं। अब आजकल जगह जगह तो वो मिठाई की दुकानें बढ़ती जा रही हैं और पनीर, मावा, ये सब लोकल लेवल पे भी हो गया है। तो हो सकता है दूध उत्पादकों को उसमें मुनाफा ज़्यादा दिखता होगा तो उनके घर आकर के ले जाते होंगे। अब ये तो पूरी पॉलिसी, मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान में पशुपालन के लिए बहुत संभावनाएं हैं। अगर राजस्थान सरकार पशुपालन और दूध उत्पादन के लिए मास लेवल पे सब्सिडाइजेशन करें तो जो किसान हैं वो काफ़ी बड़ा योगदान दे सकते हैं। मैं खुद एक किसान हूँ और गंगानगर में हमारे पास ज़मीन है लेकिन पानी उतना नहीं है। स्प्रिंकलर सिस्टम में भी उतनी सब्सिडी नहीं मिलती। डिग्गी निर्माण में भी 10-10 साल तक लॉटरी से या सीनियरिटी से नंबर नहीं आता। अगर ये सब प्रायोरिटाइज करके और उन्नत घास की किस्में जो है उसको विकसित करने का काम हो और पशुपालकों को सब्सिडी हो और उनका जो पशुपालन केंद्र है वहीं से दूध का कलेक्शन हो जाए तो मैं समझता हूँ कि नकली दूध पे भी रोक लग सकती है और डेयरीज़ के लिए दूध की ज़्यादा उपलब्धता हो सकती है। तो आज की खबरों पे चर्चा और विश्लेषण और खबरों को आज तक पहुंचाने का काम मैंने पूरा किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।